हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग अर्थव्यवस्था का 100 इकोनॉमिक्स का ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसे प्रश्न बनते हैं सभी भारत के परीक्षाओं में। जितने भी कम्पिटिटिव लेवल के परीक्षाएं हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यहाँ से दोस्त आपके 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके सभी टॉपिक जो हैं, सभी चैप्टर का निचोड़ है। ठीक ना? सभी चैप्टर का यह निचोड़ है और गर्दा सेशन है। एवर ग्रीन टॉपिक है ये दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, न बनने का कोई सवाल नहीं है। आप एक बार वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। इतना मज़ेदार मज़ेदार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आप लगेगा कि हाँ, ये सब प्रश्न जो ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं भारत के जितने परीक्षाएं हुए हैं वो सभी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी देख लीजिए, सब है, बहुत प्रश्न है यहाँ पर। ठीक ना? तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आप तक आसानी तक पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न है, उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। एलईडी बल्ब प्रदान करना है, तो ये आपको बहुत ही सिंपल है, उजाला योजना है। उजाला योजना जिसको बोलते हैं। ठीक, बहुत ही मज़ेदार सेशन है दोस्तों, इग्नोर मत कीजिए। आप लोग सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। एनआरडीडब्ल्यूपी का पूरा नाम क्या है? एनआरडीडब्ल्यूपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? एनआरडीडब्ल्यूपी का पूरा नाम पूछ रहा है तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य क्या है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य क्या है? इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक ना? कौन हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना है। यह किस योजना से संबंधित है इंद्रधनुष? तो आपको भी पता है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। किसे? हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है दोस्तों। ठीक ना? देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई एक बेस्ट मैनेजमेंट है, बेस्ट मैनेजमेंट तरीका है। अब बाकी के 6 महीनों में कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता। आप एग्ज़ाम समय में, आपका एग्ज़ाम 20 से 25 दिनों में होने वाला है, उस समय में आप कितना पढ़ते हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक ना? एक तरीका होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, रूल रेगुलेशन के तहत पढ़ना है। पढ़ाई का कोई अंत सीमा नहीं है दोस्तों, इसलिए ऐसे पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। ज्ञानी नहीं बनना है, उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो स्वच्छ भारत अभियान इसका नाम है। ठीक, स्वच्छ भारत अभियान। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया, आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसमें आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक ना, आपका बी नंबर जो है इसमें बोल रहा शामिल नहीं किया गया है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था 2002 में? उस योजना का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? तो इस योजना का नाम है स्वच्छ जल धारा योजना। ठीक ना, 2002 को ये लागू किया गया था। आगे देख लीजिए। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे कब शुरू किया गया? मोदी के द्वारा नमामि गंगे कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था जुलाई 2014 को, मोदी के द्वारा नमामि गंगे शुरू किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है? ठीक ना, परिसंपत्तियों का हल निकालना है तो क्या हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा। ठीक ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष का है? अधिकतम आयु कितने वर्ष का है? तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना अधिकतम आयु की बात कर रहा है, इसलिए इसमें आपका 65 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होना चाहिए, तभी आपको पेंशन मिलेगा। देखते होंगे गांव देहात में जो बुजुर्ग लोग होते हैं। ठीक ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? जनधन योजना के तहत कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 100% फाइनेंशियल रूप से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, परिपक्व हो गया है, समावेशन हासिल किया है उसमें? तो क्या राइट आंसर होगा? तो आपका मेघालय जो राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय ने जनधन योजना के मामले में वित्तीय रूप से 100% समावेशन हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, डैश के लिए, किसके लिए है समग्र शिक्षा? तो ये प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक है, प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सीएसपी हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? सीएसपी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान किया था? इसमें से उसने कब इसको मंजूरी दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 2007 में इसको पूर्ण रूप से क्या दिया गया था? मंजूरी मिल गया था। याद रखिएगा, पूछेगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में बोलते हैं एनपीएफ, तो 2007 बोलिएगा। चलिए आगे, हाल ही में समाचार में देखा गया ई नाम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई नाम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कृषि बाजार हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, कृषि बाजार। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? तो ये हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है, खाद्य के लिए। ठीक ना, संपदा योजना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है, फसलों के लिए सामान्य कीमत स्तर, फसल शिक्षा में अनुसंधान और निवेश, उसके बाद है बांस की फसलों का विकास, उसके बाद है टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का क्या नाम है? तो इसमें योजना है साला असीमता, ठीक ना, साला असीमता है। चलिए आगे के देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो कम आयु में ही पढ़ने, लिखने व समझने और प्रारंभिक ग्रेड के गणित पर केंद्रित है? इसे मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया है। तो ये है पढ़े भारत बढ़े भारत। क्या है? पढ़े भारत बढ़े भारत, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों? तो आपको भी पता है कि 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, ठीक ना, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर बोलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है इसमें से? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, इसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया था मार्क्स ने किया था, ठीक ना। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ये किसने किया था इसको? तो मार्क्स ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सबसे अधिक आबादी वाला पूछ रहा है दोस्तों 2011 के मामले में। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मुंबई और बिहार अपना 3 नंबर पर आता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुनिया में डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? भारत दुनिया में डैश जनसंख्या वाला देश है? तो अभी ये क्या हो गया है दोस्तों? पहला हो गया है और चीन दूसरे नंबर पर हो गया है, याद रखिएगा। हम लोग अभी 1 नंबर पर आ गए हैं। चलिए आगे देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत लिंग अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है दोस्तों। कब के मैटर के हिसाब से बताना है? 2011 के अनुसार। तो ये हो गया है कितना? 940, ठीक ना। कितना? 940, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था कब? तो 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017, याद हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये फ्रांस था। आपको पता है कि संसार में पहला जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था दोस्तों? पता है? अभी बताया मैंने, क्या था? फ्रांस था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपका फ्रांस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कराधान के कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से? तो इसमें हो जाएगा निष्पक्षता का सिद्धांत जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा, निष्पक्षता का सिद्धांत, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? देखिए, हिंदी में भी दिया है तो हिंदी में आप आसानी से बता सकते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, सिया नहीं बोलिएगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ
किसे उठाना पड़ता है? किसे उठाना पड़ता है दोस्तों? तो ये उठाना पड़ता है उपभोक्ता को, ठीक ना। किसे उठाना पड़ता है? उपभोक्ता को उठाना पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1872 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना किया गया था, याद रखिएगा। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एस जीएसटी का रूप क्या है? जीएसटी के फ्रेम के रूप में आपको एस जीएसटी का नाम बता देना है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, और जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। एस जीएसटी का रूप क्या हो जाएगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? पहली बार भारत में जीएसटी कब लगाया गया था? पहली बार जीएसटी भारत में कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1994 में, याद रखिए कब लगाया गया था? 1994 में दोस्तों, ठीक ना, 1994 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? भारत में अभी बताया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था भारत में जीएसटी। शॉर्ट फॉर्म में बोलिए जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वस्तु जीएसटी अभी वही आ गया, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ गया था, ठीक ना। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? क्या है? तो ये हो जाएगा आपको 28%, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 28% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, अभी बताया था। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, याद रखिएगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? कौन नहीं है इसमें से? कौन नहीं है इसमें से? ऑप्शन को ध्यान से देखिए और पकड़िए। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, ठीक ना। ये क्या है? मौद्रिक नीति का अंग नहीं है। बाकी आपका नकदी आरक्षित अनुपात जो है जिसे CRR बोलते हैं ये है, और सर्वाधिक तरलता अनुपात जिसे SLR बोलते हैं ये भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है दरोगा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1955 में कौन से बैंक का नाम बदल कर, देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? कौन सा रखा गया? तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था दोस्तों, ठीक। 1955 में बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था, तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का कॉम्बिनेशन कर कर, सबको मिलाकर एक बैंक का गठन किया गया। उस बैंक का क्या नाम है दोस्तों? तो उस बैंक का नाम है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम है? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया में 3 बैंकों का वर्गीकरण हुआ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो होता है उनका कार्यालय कहाँ है?
भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का कार्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र का अधीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र का अधीन नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र का अधीन नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो जनता के लिए बैंकर, ठीक ना, ये जनता के लिए बैंकर जो है ये कार्य क्षेत्र के लिए नहीं है। बाकी सरकार के लिए बैंकर ये कार्य क्षेत्र का अधीन है। उसके अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता, तो भाई प्रॉब्लम होगा तो ऋण देगा लास्ट सिचुएशन में। और मुद्रा जारी करने वाला बैंक भी होता है रिजर्व बैंक, आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बैंक दर शब्द का मतलब क्या होता है? बैंक दर शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए बताइए, बैंक दर शब्द का मतलब क्या होता है? बैंक दर शब्द का मतलब क्या होता है? क्या होता है? तो ऑप्शन मिट गया है दोस्तों इसमें। ठीक ना, बैंक दर का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? देखिए ये ऊपर है इसका ऑप्शन, यानी केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंक का दिए गए अपने ऋणदाता पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय सभी निवेशकों का क्या है? एक प्रमुख नियामक है। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपके समक्ष है, ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर सेबी हो जाएगा। सेबी क्या होता है? निवेशकों का एक प्रमुख नियामक होता है सेबी। ठीक ना, याद रखिएगा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नाम क्या है? अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नाम क्या है? अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नाम क्या है? अर्थशास्त्र में बताना है दोस्तों। ठीक, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, क्या है कि भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए या जाने के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में प्रवाही योजना जिसे रोलिंग प्लान्स बोलते हैं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे उस समय, याद रखिएगा। जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, रोलिंग प्लान्स जब लागू हुआ था 1966 से 69 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन था भारत के? तो मोरारजी देसाई। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सरकारी एजेंसी जिसे एनडीसी बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? एनडीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो एनडीसी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत के डैश नाम से जानी जाती है? उत्पादन के प्रति यूनिट कुल लागत के, जब कुल लागत होता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे औसत लागत कहते हैं। ठीक ना, इसे क्या कहते हैं हम? औसत लागत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है। क्या जाना जाता है इसको? तो इसको जाना जाता है कुल लागत के नाम से। ठीक ना, क्या बोलेंगे आप? कुल लागत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत के से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा नाम? तो ये हो जाएगा नील्स हेनरिस डेविड बोर। नील्स हेनरिस डेविड बोर जो है वो आर्थिक सिद्धांत के नाम से नहीं जाना जाता है, संबंधित नहीं होता है उससे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग के समक्ष है, चलिए देखिए और इसका जवाब दीजिए। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य, ठीक ना, अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा सामग्री आवश्यकता योजना का एक आउटपुट है? इनमें से कौन सा सामग्री आवश्यकता योजना का एक आउटपुट है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा नियोजित आदेश अनुसूची। नियोजित आदेश अनुसूची क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। आधुनिक आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको जवाब देना है। तो देखिए आपको पता है एडम स्मिथ को कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने ही लिखा है, एक पुस्तक है, ठीक ना, वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 को हुआ था, ठीक ना, 1875 को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था 1998 में, ठीक ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होगा इसमें से? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो है ना भारत में, वो सबसे बड़े लेवल पर है, हर बाजार में हर गली में आपको दिखाई देगा, क्योंकि जनसंख्या भी तो ज़्यादा है ना, इसलिए। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? भारत में सबसे पहले खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया? भारत में सबसे पहले खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? ये डिगबोई में खोदा गया था, ठीक ना। कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तरल स्वर्ण किसका प्रचलित नाम है? तरल स्वर्ण किसका प्रचलित नाम है इसमें? चलिए बताइए, तरल स्वर्ण किसका प्रचलित नाम है इसमें? ऑप्शन को ध्यान से देखना है और जवाब दीजिए। तो पेट्रोलियम जो है ना दोस्तों, ये तरल स्वर्ण प्रचलित नाम है, पेट्रोलियम, ठीक ना, तरल स्वर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको ब्लड गोल्ड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको ब्लड बोल रहे हैं, ब्लैक है, ठीक ना, इसको ब्लैक बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड जो है, निम्नलिखित में से कौन ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना, बताइए, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं भाई, ठीक ना, कोयला ब्लैक सोना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीकरण बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का सेंट्रल बैंक है या केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है ये? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक ना। फेडरल रिजर्व बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? तो ये किया गया था दोस्तों 1956 को, ठीक ना। कब किया गया था? 1956 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपये के चिन्ह की रचना किसने की? भारतीय रुपये के चिन्ह की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो ये किया था उदय कुमार ने, ठीक ना, किसने किया था? उदय कुमार ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र,
ठीक ना, क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो ये करता है नीति आयोग। ठीक ना, कौन करता है, ये नीति आयोग करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रेशम का नियम, तो ये मुद्रा के प्रचलन जो है ये इससे संबंधित है, मुद्रा का प्रचलन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ठीक ना, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक ना, इसके द्वारा प्रायोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये किया गया था 14 बैंकों का, याद रखिएगा। ठीक ना, 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। कौन भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करता है, इसमें से कौन भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करता है इसमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक ना, सेबी जो है ये शेयर बाजार को जो है ना नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति जो होता है ना, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू कौन करता है, यही बताना है आपको। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा लागू किया जाता है। ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, लागू भी किया जाता है और बनाया भी जाता है मौद्रिक नीति, याद रखिएगा। आरबीआई जिसे बोलते हैं, इंडिया रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है इसमें से। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा। तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है ये भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। गुजरात जो है ये भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, याद हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कब घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, तो ये अप्रैल 2000 में किया गया था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति अप्रैल 2000 में किया गया था, अप्रैल 2000 में। अगला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति अप्रैल 2000 में किया गया था, अभी बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो अभी बताया उत्तर प्रदेश को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ताती पाका तेल शोध कारखाना किस राज्य में है। ताती पाका तेल शोधखाना किस राज्य में है। ताती पाका तेल शोधखाना, ताती पाका तेल शोधखाना बताइए किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी, चलिए बताइए। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, जवाब दीजिए। तो ये पंतनगर में हुआ था। ठीक ना, भारत में पहली बार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुआ था, याद रखिएगा, कहाँ, पंतनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मार्क एक्टर, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ। एग मार्क एक्ट, अंडा, जिस एग मीन्स क्या होता है, अंडा। ठीक ना, अंडा से संबंधित है। तो एक मार्क एक्ट, उसके लिए अंडा के लिए कानून कब बनाया गया।
बताइए, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1937 में लागू हुआ। ठीक, 1937 में लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक ना, कहाँ स्थित है? वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है वार्षिक बजट रेस्टोरेंट। ठीक ना, भारत के संविधान में बजट क्या कहते हैं? वार्षिक बजट रेस्टोरेंट इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। वार्षिक बजट रेस्टोरेंट, सॉरी रेस्टोरेंट हम बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। वार्षिक, इसमें क्या बोल रहे हैं? वार्षिक बजट स्टेटमेंट ना, ठीक ना। तो भारत के संविधान के बजट में तो वार्षिक बजट स्टेटमेंट बोलिएगा। ठीक, वार्षिक बजट स्टेटमेंट जो है ये भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक बजट स्टेटमेंट। ठीक ना, वार्षिक बजट स्टेटमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? किसने शुरुआत किया था? तो ये शुरुआत किया था जेम्स विल्सन ने। ठीक ना, भारत में आमदनी पर जेम्स विल्सन ने कर की शुरुआत कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी इसमें? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था, जिसको हम लोग WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइए लोग, रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानेंगे? रॉकेट में कौन गया था दोस्तों? तो वेरी सिंपल, कल्पना चावला को बोलेंगे ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी कौन से मॉडल पर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महानोबिस मॉडल। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चिलैया समिति किससे संबंधित है? चिलैया समिति किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है चिलैया समिति वाला। तो ये कर सुधार से संबंधित है। ठीक ना, चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। चिलैया संबंधित किससे संबंधित है? कर सुधार से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया। क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ? भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था? किस राज्य में मूल्यवर्धित की बात बोल रहा है, ठीक ना, ध्यान से। तो मूल्यवर्धित की बात करेगा तो क्या बोलेंगे आप? हरियाणा। ठीक ना, हरियाणा में पहली बार मूल्यवर्धित जिसे VAT बोलते हैं वो लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक मैं पहले ही बता चुका हूँ, एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक ना, धन से संबंधित पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनाई गई? भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनाई गई? भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनाई गई? तो ये 1948 को बनाई गई थी। कब बनाया गया था? 1948 को। भारत में औद्योगिक नीति कर कब बनाया गया? 1948 को। अगला प्रश्न देखिए, इंपेरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपेरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपेरियल बैंक की स्थापना 1921 को किया गया था। इंपेरियल बैंक की स्थापना 1921 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? बताइए, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियां से संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से क्या है? ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक
की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है दोस्तों? लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा जुलाई से जून तक, ठीक ना? जुलाई से जून तक हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या हो जाएगा? जुलाई से जून तक हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होता है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होता है मुद्रास्फीति, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पूछ रहा है भारत में पहली बार, ठीक ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बोलना है आपको 1969 में हुआ था, ठीक ना। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट कर कर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंजिंग वगैरह करना है तो हम उसमें ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो आप प्लीज़ कृपया कर कर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, ठीक ना। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम स्टैंड BPSC यूट्यूब सर्च मारकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का PDF का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।